दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। गणित शिक्षण फर्स्ट है। शिक्षा एक उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षण क्रियाएं कभी भी बिना उद्देश्य संपादित नहीं की जा सकती। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण समाज द्वारा निर्धारित मान्यताओं एवं मूल्यों के संदर्भ में ही किया जाता है। सेकंड है, मूल्य और उद्देश्य दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं तथा आश्रित भी हैं। अतः हम गणित के विभिन्न मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ही गणित का अध्ययन करते हैं और इन विभिन्न मूल्यों की प्राप्ति ही गणित शिक्षण के उद्देश्य हैं। थर्ड, कक्षा में अध्यापन से पूर्व शिक्षक कुछ उद्देश्यों का निर्धारण करता है। निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए अध्यापक कुछ साधनों का निर्धारण करता है, जिसमें मुख्यतः पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियां आती हैं। तत्पश्चात कुछ साक्ष्यों का संकलन करता है, जो कि उद्देश्य प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है तथा उसके द्वारा चुने गए साधनों को पृष्ठपोषक फीडबैक करती है। अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण की संपूर्ण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया ट्राइपोलर प्रोसेस भी कहा है। इसके 3 ध्रुव हैं: लक्ष्य, ध्येय, साधन तथा साक्ष्यां। शिक्षण की इस त्रिध्रुवीय प्रक्रिया को ब्लूम की मूल्यांकन प्रणाली भी कहते हैं। यह प्रणाली संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को आधार प्रदान करती है। इससे इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है: शिक्षण उद्देश्य से अधिगम अनुभव से व्यवहारगत परिवर्तन। उपयुक्त चित्र से स्पष्ट होता है कि इस प्रक्रिया के ये 3 ध्रुव आपस में सहसंबंधित ही नहीं, एक दूसरे को प्रभावित करने वाले व दूसरे पर आश्रित भी है। इस प्रणाली में पता लगाया जा सकता है कि शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, कक्ष में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावी रहे हैं, बालकों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किस सीमा तक हुए हैं। इस प्रकार शिक्षण उद्देश्य अधिगम अनुभव देने की प्रक्रिया का मूल्यांकन का आधार बनते हैं तथा मूल्यांकन द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति तथा अपनाई गई प्रक्रियाओं की सफलता ज्ञात होती है। गणित शिक्षण के उद्देश्य बराबर होता है उत प्लस दिश, अर्थात ऊपर की ओर दिशा दिखाना। उद्देश्य के आधार पर ही शिक्षक व शिक्षार्थी को पता रहता है कि उसे क्या तथा कितना सीखना व सिखाना है। अर्थात इसके आधार पर ही पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण प्रणाली आदि का चयन एवं सुधार किया जाता है। उद्देश्य फर्स्ट है सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सामान्य उद्देश्य अधिक व्यापक होते हैं तथा इनकी प्रकृति दार्शनिक होती है। इनका आशय बालकों में होने वाले उस अपेक्षित परिवर्तन से है जिन्हें शैक्षिक क्रियाओं द्वारा सुनियोजित ढंग से लाया जाता है। विशिष्ट उद्देश्य में आ जाएगा उद्देश्य की प्राप्ति में जिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है उन्हें विशिष्ट उद्देश्य अथवा पर्याप्त उद्देश्य कहते हैं। इनकी प्राप्ति अध्यापक कक्षा में ही करता है तथा इनके द्वारा शिक्षण को उचित दिशा ही दी जाती है। यथार्थ रूप में पर्याप्त उद्देश्य का कथन होता है जो वांछनीय व्यवहारगत परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। लक्ष्य या सामान्य उद्देश्य, पर्याप्त उद्देश्य, साध्य का होगा साधन, फिर व्यापक व असीमित का होगा संकुचित या सीमित, दीर्घकालिक का होगा अल्पकालिक या तत्कालिक, फिर प्रमुख दार्शनिक, इसका प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक, अस्पष्ट अनिश्चित आदर्शवादी, स्पष्ट निश्चित व्यवहारिक। मापन मूल्यांकन संभव नहीं है। मापन व मूल्यांकन किया जाता है
ठीक है। फिर इनमें पर्याप्त उद्देश्य समाहित हैं। उद्देश्य का छोटा भाग है। फिर राष्ट्र व समाज की आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील, निश्चित तथा प्रत्येक विषय या प्रकरण के लिए भिन्न भिन्न फेर है। पर्याप्त उद्देश्य संकुचित होते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रकृति के होते हैं तथा शिक्षण की युक्तियां व व्यू रचना तय करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी सहायता से ही शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। इनकी प्राप्ति विद्यालय में निर्धारित एक कालांश में होती है। इनका क्षेत्र निश्चित, सीमित तथा विशिष्ट होता है। फिर पर्याप्त उद्देश्यों का संबंध बालकों के व्यवहारगत परिवर्तनों से होता है। ये विशिष्ट प्रत्यक्ष व व्यवहारिक होते हैं, इसलिए इन्हें अनुदेशनात्मक पर्याप्त उद्देश्य कहते हैं। लक्ष्य शिक्षा के होते हैं जबकि पर्याप्त उद्देश्य शिक्षण के होते हैं। लक्ष्य शिक्षा के होते हैं जबकि पर्याप्त उद्देश्य शिक्षण के होते हैं। जॉन डीवी उद्देश्य पूर्वदर्शित लक्ष्य हैं जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। कार्टर बी गुड लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है जो किसी क्रिया का मार्गदर्शन करता है। व्यवहारगत परिवर्तन डॉक्टर ब्लूम के अनुसार व्यवहारगत परिवर्तनों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है ज्ञानात्मक अथवा संज्ञानात्मक क्षेत्र। ज्ञानात्मक पर्याप्त उद्देश्य का संबंध सूचनाओं, ज्ञान, सिद्धांतों, तथ्यों तथा नियमों की जानकारी से होता है। विद्यालय में कक्ष शिक्षण द्वारा संज्ञानात्मक पर्याप्त उद्देश्य की ही प्राप्ति होती है। भावात्मक अथवा असंज्ञानात्मक क्षेत्र। भावात्मक पर्याप्त उद्देश्य का संबंध बालक की विभिन्न रुचियों, अभिवृत्तियों व मूल्यों के विकास से होता है। मनोशारीरिक या क्रियात्मक अथवा असंज्ञानात्मक क्षेत्र। क्रियात्मक पर्याप्त उद्देश्यों का संबंध शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कुशलताओं के विकास से होता है। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण डॉक्टर ब्लूम के अनुसार सहयोगी क्रैथवोल व सिम्पसन ने क्रमशः ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोशारीरिक या क्रियात्मक पर्याप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। वह प्रत्येक पक्ष का विस्तार क्रम बताया। यह वर्गीकरण क्रमबद्ध रूप में है जिसे चढ़ाव क्रम कहते हैं। अध्यापक शिक्षण करने के लिए इसी क्रम का अनुसरण करता है। फिर इसमें आ जाएगा क्रम संख्या अज्ञानात्मक पक्ष ब्लूम 1956 और भावात्मक पक्ष क्रैथवोल 1964। क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन 1969। ज्ञानात्मक में ज्ञान आ जाएगा, बोध आ जाएगा, ज्ञानोपयोग, फिर विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भावात्मक आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्ययकरण, व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण में आ जाएगा भावात्मक में। फिर क्रियात्मक का उद्दीपन, फिर कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। कक्ष शिक्षण द्वारा एक अध्यापक मुख्यतः ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की ही प्राप्ति करता है। इस उपयोगिता की दृष्टि से इसी पक्ष को विस्तार से समझाया है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का श्रेय रॉबर्ट मेगर को जाता है। मेगर ने अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्रामिड इंस्ट्रक्शंस की रचना के लिए व्यवहारिक उद्देश्यों को महत्व दिया तथा व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए कार्यसूचक क्रियाओं एक्शन वर्ब्स की सहायता ली। RCEM प्रणाली के अनुसार वर्गीकरण क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर द्वारा री गई प्रणाली में उत्पाद की अपेक्षा प्रक्रिया प्रोसेस को अधिक महत्व दिया गया। इस प्रणाली प्रोडक्ट का आधार भी ब्लूम टैक्सोनॉमी ही है। RCEM ने ब्लूम द्वारा प्रस्तावित अंतिम 3 वर्गों विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन को
सृजनात्मक उद्देश्य के नाम से वर्गीकृत किया। इस प्रणाली द्वारा उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में प्राप्त उद्देश्यों को इस प्रकार रखा जा सकता है: ज्ञान, बोध, ज्ञानो उपयोग, सृजनात्मकता। गणित शिक्षण के अनुदेशनात्मक उद्देश्य: ज्ञानात्मक, स्मारक, प्रत्यय स्मरण, गणित के पदों, तथ्यों, संप्रत्यों, संकेतों, सूत्रों, परिभाषाओं, सिद्धांतों आदि की जानकारी। प्रत्यय भी ज्ञान, पदों, तथ्यों, संकल्पनाओं, आकृतियों, विधियों, प्रक्रियाओं, सूत्रों की पहचान। फिर बोधात्मक परिभाषाओं के सिद्धांतों, सूत्रों से संबंधित उदाहरण देना। तुलना व संबंध स्थापना। फिर वर्गीकरण करना। फिर है संबंधित प्रत्ययों में अंतर करना। शब्दों में व्यक्त संबंधों को संकेतों में विपरीत। त्रुटि ज्ञात कर सुधारना। सूची बनाना या क्रमबद्ध व्यवस्था। ज्ञानो उपयोग समस्या का विश्लेषण कर पता लगाता है कि क्या ज्ञात करना है। पदार्थों में संबंध स्थापित करना। पदार्थों की पर्याप्त अधिकता या अनुरूपता पता लगाता है। समस्या समाधान हेतु उपयुक्त विधि का चुनाव। वैकल्पिक विधि सुझाता है। सामान्यकरण करता है। परिणामों की पुष्टि व निष्कर्ष निकालता है। गणना कर समस्या हल करता है। समस्या के पर संभावी उत्तर का अनुमान लगाता है। कौशल या दक्षता कार्य करने में तेज गणित व सरलता से लिखता व मौखिक गणना करता है। फिर ज्यामितीय आकृतियाँ आरेख बनाने में दी गई आकृतियाँ माप अनुसार शुद्धता से बनाता है। सारणी, चार्ट, ग्राफ आदि पढ़ने में फर्स्ट गति व शुद्धता से सारणी या चार्ट पढ़ता है। सेकंड है आरेखों, सारणी व चार्ट की व्याख्या करता है। रुचि व प्रशंसा गणितीय साहित्य पढ़ना, गणित के प्रकरणों पर लेख लिखना, पहेलियाँ हल करना, गणितीय परिषद में भाग लेना आदि। फिर समस्या हल में लघु विधि का प्रयोग करता है। गणित का अतिरिक्त अध्ययन करता है। फिर अध्यापक से पाठ्यक्रम से इतर समस्याओं पर चर्चा करता है। फिर गणितज्ञ की जीवनी पढ़ने में रुचि लेता है। समस्या के हल में निरंतर प्रयत्नशील रहता है। वह पूरा करके ही मानता है। दृष्टिकोण एवं अभिवृत्ति गणित संबंधी व्यक्तियों तथा पाठ्य पुस्तकों से अपने संबंध बनाए रखते हैं। समस्या के निकाले गए अपने उत्तर पर दृढ़ विश्वास करते हैं। फिर गणित विद्यालय में गणित परिषद की गतिविधियों को बढ़ावा देता है। गणित के होशियार छात्रों का साथ पसंद करता है। कमज़ोर छात्रों की मदद करता है। फिर है समस्या के सभी पहलुओं की जांच करता है। अपनी गलतियों को बेहिचक स्वीकार करता है। तार्किक तरीके से सोचने की प्रकृति दर्शाता है। अभ्यास प्रश्न शिक्षण की एक प्रक्रिया से त्रिध्रुवीय। फिर डॉक्टर B.S. ब्लूम द्वारा दी गई मूल्यांकन प्रणाली त्रिध्रुवीय संरचना के तत्व हैं। सेकंड का है शिक्षण उद्देश्य अधिगम अनुभव मूल्यांकन। फिर है थर्ड का ब्लूम द्वारा प्रस्तुत त्रिभुजीय संबंध से स्पष्ट होता है कि ये तीनों ध्रुव। थर्ड का है द उपयुक्त सभी आपस में सहसंबंधित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फिर फोर्थ मूल्यांकन प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगाना कि फोर्थ का है द उपयुक्त सभी यह शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए
फिर है सेकंड, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, बालकों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ। फिफ्थ है उद्देश्य बना है, इसका है फिफ्थ का उत प्लस दिस। फिर है उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ है, इसका है बै, उच्च दिशा दिखाना। जॉन डीवी के अनुसार सातवें का है दे, यह उपरोक्त सभी। फिर पूर्व दर्शित लक्ष्य है, किसी क्रिया को संचालित करता है, किसी व्यवहार को प्रेरित करता है। 8 है शैक्षिक उद्देश्य में टैक्सोनॉमी का अर्थ है, 8 का है ए वर्गीकरण। फिर 9th है सीखने के आकलन का आधार है, 9th का से, यह है व्यावहारिक परिवर्तन। फिर 10th है कौन सा कथन सही है, ए, 10th का ए है, इसमें उद्देश्य साध्य है, पर्याप्य उद्देश्य साधन है। फिर 11 में आ जाएगा पर्याप्त उद्देश्य समझाने की दृष्टि से ब्लूम ने वर्गीकरण किया है। 11 का दे, इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। फिर है 12 शिक्षण उद्देश्य का कर्मिक वर्गीकरण किया गया है, इसका है 12 का है बै, ये ब्लूम द्वारा। 13 नंबर शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मानदंड है, 13 का दे आएगा, ये सभी है। छात्र की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता, विषय वस्तु की प्रकृति। 14 है पर्याप्त उद्देश्य वे शिक्षण उद्देश्य होते हैं जिन्हें 14 का ए कक्षागत शिक्षण में प्राप्त किया जा सकता है। 5th है शिक्षण के सामान्य उद्देश्य वे होते हैं जो 5th है दूरगामी होते हैं। फिर है 16 उद्देश्य प्राप्ति की छोटी छोटी क्रियाएं कहलाती हैं, 16 का बै पर्याप्त उद्देश्य। 17 गणित शिक्षण से छात्र में ज्ञानोपयोग संबंधी जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। 17 का से समस्या के हल के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करता है। फिर है 18 में आ जाएगा बालक उदाहरण दे सकता है किस व्यवहारगत उद्देश्य के अंतर्गत सम्मिलित होता है, यह है 18 का बै। अब बोध 19 विद्यार्थी मौखिक व लिखित रूप में शीघ्रता व सरलता से गणना करता है जिस व्यवहारगत उद्देश्य में आएगा। 19 का है से कौशल। 20 का है विद्यार्थी ज्ञान और संकल्पनाओं का उपयोग नवीन समस्याओं के हल करने में कर सकता है। 20 का दे है ज्ञानोपयोग बालक त्रुटियां पता कर उन्हें सुधारता है जिस व्यवहारगत उद्देश्य में सम्मिलित है, यह 21 का बै है अवबोध। फिर है 22 में जाएगा बालक विभिन्न आकृतियां सही रूप से खींचता व मापता है जिस व्यवहारगत उद्देश्य का लक्षण है, इसका आ जाएगा से कौशल। बालक समस्या हल करने के लिए सही विधि या मूल्य का चयन करता है जिस व्यवहारगत उद्देश्य की प्रकृति है। 23 का है दे ज्ञानोपयोग बालक आपस में मिलती जुलती प्रक्रियाओं विचारों आदि में अंतर करता है जिस व्यवहारगत उद्देश्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 24 का है बै अवबोध। फिर 25 बालक लेखा चित्र तालिका व चार्ट आदि सही व शीघ्रता से बना सकता है जिस व्यवहारगत उद्देश्य का अंग है। 25 का है से, इसका है कौशल हाल की व्याख्या कर सामान्य निष्कर्ष निकालता है जिस व्यवहारगत शिक्षण में सम्मिलित है। 26 का है दे यह ज्ञानोपयोग। 27 यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा, इसका है 27 का है ए
आकृतियों का वर्गीकरण करने का, आकृतियों का वर्गीकरण करने का। 28 है, छात्र को विभिन्न गणितीय आकृतियाँ देकर उनमें से त्रिभुजाकार आकृतियाँ अलग करवाई गई। इसका पर्याप्त उद्देश्य है। 28 का है ब। अब बोधात्मक कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। 29 का है से गणितीय आकृतियाँ बना सकेगा। फिर 30 है, छात्र को आयत तथा वर्ग का अवबोध है यदि वह 30 में ब दोनों में समानताएं अंतर ढूंढ सके। 31 किसी गणितीय आकृति को दिखाकर प्राप्त किया जा सकने वाला पर्याप्त उद्देश्य है। 31 का है ए यह आकृति पहचान करना। फिर 32 समझ अथवा बोध संबंधी पर्याप्त उद्देश्य पूरा होता है जब छात्र ब गणितीय प्रक्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है। समझ अथवा बोध संबंधी पर्याप्त उद्देश्य पूरा होता है जब छात्र गणितीय प्रक्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है। ठीक है। फिर है 33 में आएगा, छात्र कुर्सी की सीट को समलंब चतुर्भुजाकार बनाता है। तो इससे किस उद्देश्य की पूर्ति होती है। 33 का है ब कौशल। फिर 34 छात्र x² - y² + 2xy के पूर्ण वर्ग राशि न होने का कारण स्पष्ट होता है। किस पर्याप्त उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। 34 का है ब अवबोध। फिर 35 छात्र वृत्त की आकृति को पहचानता है, सही आकृति बनाता है। छात्र के विषय में सही कथन है। 35 का है से कथन ए व ब सही है। छात्र को वृत्त की आकृति संबंधी ज्ञान है। छात्र में वृत्त की आकृति संबंधी कौशल है। फिर 36 है, कक्ष शिक्षण में अध्यापक मुख्यतः किन उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। 36 का है ए ज्ञान आत्मक। फिर 37 का निम्नलिखित में से कौन सी कार्यसूचक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यसूचक क्रिया नहीं है। 37 का है द संकेत करना। 38 यदि एक छात्र क्रमचय व संचय की तुलना कर सकने में असमर्थ हो जाता है तो किस पर्याप्त उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। यह है 38 का है ब। अब बोधात्मक। फिर है 39 में आएगा, निम्नलिखित में से कक्ष उद्देश्यों के व्यवहारगत पदों में परिवर्तन को प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसका है 39 का से अवबोध। निम्न में से कौन सा भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता। 40 का है द विश्लेषण। फिर 41 का कौन सा विद्यार्थी कहलाएगा कि वह घन तथा घनाव का अवबोध समझ रखता है। इसका है 41 का ब जो दोनों समानता तथा असमानता के बिंदुओं को बता सके। 42 शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत क्रियात्मक पक्ष का सही क्रम क्या है। इसका है 42 का ब उद्दीपन कार्य करना नियंत्रण समायोजन फिर स्वाभाविकरण तथा आदत निर्माण। फिर 43 कार्यसूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है। 43 का है ज्ञान। फिर 44 का है उद्देश्य तथा प्राप्त उद्देश्य में मुख्य अंतर है। 44 का है उद्देश्य सामान्य होते हैं जबकि
पर्याप्त उद्देश्य विशिष्ट पर कार्यात्मक होते हैं। फिर 45 कौन सी मानसिक योग्यता अवबोध प्राप्त उद्देश्य से संबंधित नहीं है? से 45 का से यह प्रत्यस्मरण करना। थैंक यू दोस्तों।